नमस्कार साथियों। आज स्त्री विमर्श की श्रृंखला में तीसरे भाग की चर्चा के लिए जो सवाल मुझे भेजे गए थे उनमें से कुछ सवालों का चयन मैंने किया है। सवाल इतने ज़्यादा हैं कि इन पर अगर स्त्री विमर्श की 10 कक्षाएं भी की जाएं तो शायद कम पड़ेंगी। और सवाल पूछने वालों में आश्चर्यजनक रूप से पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। पुरुषों की स्त्रियों में इतनी दिलचस्पी है उनके सशक्तिकरण में, और स्त्रियों की दिलचस्पी अपने सशक्तिकरण में बहुत कम है। स्त्रियां कम सवाल पूछ रही, पुरुष ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। पुरुष समाज की इतनी दिलचस्पी होने के बावजूद स्त्रियां आसक्त हैं, ये बात भी ताजुब की है। खैर, आज 7-8 सवालों की पृष्ठभूमि बनाकर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। सवाल पूछा है, जो सवाल मेरे पास अभी है उनमें मुझे उत्तम प्रकाश ने मैसेज किया था कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ सवाल है जिनका जवाब देने के लिए काफ़ी चर्चा की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन चूंकि इन्होंने मुझे मैसेज किया 2 बार, इसलिए मैं इनके सवाल को ले रहा हूं और इनके सवाल से आज बातचीत शुरू करेंगे। इन्होंने 4-5 सवाल पूछे हैं। एक सवाल इनका है इस्लाम और स्त्रियों के सशक्तिकरण के बीच संबंध पर। अब ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, क्योंकि मेरी रुचि इस्लाम में भी खासी है और स्त्री विमर्श में भी खासी है। दोनों विषयों को मैं लगातार पढ़ता रहा हूं, इसलिए मैं आज इसी सवाल के साथ शुरुआत कर रहा हूं कि स्त्री सशक्तिकरण की स्थिति इस्लाम में क्या है। देखिए, स्त्री सशक्तिकरण दुनिया में कुछ विचारधाराओं की वजह से आया। अगर दुनिया में लोकतंत्र ना आया होता, अगर दुनिया में साम्यवाद ना आया होता, अगर दुनिया में उदारवाद ना आया होता, पंथ निरपेक्षता ना आई होती, स्त्री सशक्तिकरण संभव ना होता। पंथ निरपेक्षता ने आस्था की जगह तर्क पर राज्य के नियमों को बनाने की शुरुआत की, और जब तर्क पर नियम बनने शुरू हुए, धर्म से स्वतंत्र नियम बनने शुरू हुए, तो इससे स्त्रियों का फायदा होना शुरू हुआ। क्योंकि स्त्रियों की सारी समस्या सांस्कृतिक और धार्मिक वजहों से थी। परिणाम स्वरूप पंथ निरपेक्ष समाजों में आप पाएंगे स्त्री सशक्तिकरण की रफ्तार ज्यादा है। दुनिया में जहां जहां दुनिया में आप पाएंगे स्त्रियों का सशक्तिकरण ज्यादा बेहतर तरीके से हुआ, उनमें ज्यादातर राज्य पंथ निरपेक्ष है। पूरा यूरोप जहां स्त्रियां सबसे बेहतर हालत में है, वहां पंथ निरपेक्षता है। दूसरी विचारधारा जिसने स्त्रियों के सशक्तिकरण में मदद की, वो पंथ निरपेक्षता के साथ वाला लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। वो लोकतंत्र जहां स्त्रियां भी चुनाव में, राजनीति में भागीदार हो पाई। लोकतंत्र ने स्त्रियों के अधिकारों की मांग को मजबूत किया, इससे स्त्री सशक्तिकरण हुआ। तीसरी विचारधारा है साम्यवाद। साम्यवाद ने पहचानना शुरू किया कि शोषण कैसे होता है, उसको कौन सी संस्थाएं मजबूत करती हैं। तो मार्क्स ने पहचाना कि विवाह, परिवार, ये सब भी शोषण की संस्थाएं हैं, राज्य शोषण की संस्था है। इससे स्त्री चेतना पैदा हुई। तो दुनिया में इस तरीके से साम्यवादी स्त्रीवाद,
उदारवादी स्त्रीवाद, मार्क्सवादी स्त्रीवाद, इस तरह की कुछ विचारधाराएं पनपी, जिन विचारधाराओं ने स्त्री विमर्श को या नारीवाद को सशक्त किया, मजबूत किया। अब जरा आप इस्लामिक दुनिया की तरफ आइए। पूरी इस्लामिक दुनिया में जो 50 से ज्यादा मुल्क इस्लामिक हैं, उनमें कहीं उदारवादी लोकतंत्र नहीं है। उनमें कोई भी राज्य पंथ निरपेक्ष नहीं है। जिन राज्यों में इस्लाम का बोलबाला है, उनमें से कोई भी राज्य पंथ निरपेक्ष नहीं है। कोई महत्वपूर्ण राज्य पंथ निरपेक्ष नहीं है। तुर्की में अतातुर्क ने प्रयास किया था, लेकिन फिर एर्डोगन ने उसको वापस लौटा दिया। मुसलमानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है? सऊदी अरेबिया, मक्का मदीना। सऊदी अरेबिया में कोई धार्मिक सुधार नहीं हुआ। सऊदी अरेबिया में लोकतंत्र नहीं आया। सऊदी अरेबिया में पंथ निरपेक्षता नहीं आई। सऊदी अरेबिया में उदारवाद नहीं आया। तो अगर आप मुसलमान हैं और आप अपने धार्मिक व्याख्याओं के लिए सऊदी अरेबिया की ओर देखें, तो सऊदी अरेबिया में इन विचारधाराओं के ना पहुंचने के कारण कुरान का लोकतंत्रीकरण नहीं हो सका। कुरान चर्चा के दायरे में नहीं आया। भारत में आप पाएंगे कि अम्बेडकरवादियों ने रामचरितमानस से लेकर वेद को सबको चर्चा में ले आ दिया। अम्बेडकर ने दलित आंदोलन की शुरुआत ही धर्म पर प्रहार करके की। पेरियार ने धर्म पर प्रहार किया। राजा राम मोहन राय ने सुधार आंदोलन चलाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सुधार आंदोलन चलाया और उन्होंने धर्म की रूढ़ियों पर प्रहार किया। लेकिन दुर्भाग्य से इस्लामिक मुल्कों में लोकतंत्र, उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, इन विचारधाराओं का प्रसार नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप कुरान लोकतांत्रिक सवालों से, कुरान उदारवादी सवालों से, कुरान तार्किक सवालों से नहीं गुजरी। इसलिए स्त्रियों के सशक्तिकरण की जितनी भी विचारधाराएं हो सकती थी, उन विचारधाराओं से रहित होने के कारण इस्लाम की दुनिया के भीतर स्त्री सशक्तिकरण का कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया। दूसरा बड़ा कारण, जो महत्वपूर्ण कारण है, अगर भारत का विभाजन ना हुआ होता तो आज भारत में करीब 40-50 करोड़ मुसलमान रहे होते। तब आज दुनिया में भारत इस्लामिक वर्ल्ड का नेता होता। और भारतीय मुसलमान वैसे भी आजादी के पहले यहां के कवि, शायर, ये सऊदी अरेबिया को घास नहीं डालते थे। भारत के मुसलमान की जो तार्किक क्षमता थी, सऊदी अरेबिया उसके सामने कहां टिकता है। लेकिन मुस्लिम लीग के उदय ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय, जब हिंदू धार्मिक सुधार आंदोलन चला रहे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, तो मुस्लिम लीग के उदय ने इस्लाम को और कट्टरवाद में तब्दील कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग को पाकिस्तान बनाने के लिए कट्टर इस्लाम की जरूरत थी। जनता में इस्लामिक कट्टरता जितनी बढ़ेगी, उतना पाकिस्तान की मांग की ओर जाएंगे। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई धार्मिक सुधार आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन के समय खड़ा हो। परिणाम स्वरूप भारत में प्रबुद्ध से प्रबुद्ध मुसलमानों ने भी, थोड़े से जो कांग्रेस की तरफ आ गए उनको अगर छोड़ दें, मुस्लिम लीग के आइडिया को समर्थन देने के कारण महिला मुद्दे के ऊपर कभी चर्चा नहीं की। पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद भारत के मुसलमान दो हिस्से में बंट गए। पूरा उपमहाद्वीप दो हिस्सों में बंट गया। भारतीय मुसलमान अचानक एक राज्य में जहां हिंदू बहुसंख्या में है, वहां अल्पसंख्यक बन गया। उसका आत्मविश्वास टूट गया। अगले 25-30 साल वो मुसलमान असुरक्षा में गुजारेगा। उसको डर होगा कि कहीं हिंदू बहुमत, हिंदू बहुसंख्यकवाद हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। इसलिए वो मुसलमान जो भारत रह गया, उसने भी इस्लाम के भीतर किसी उदारवादी विचार को इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि वो असुरक्षित माइनॉरिटी कम्युनिटी है। परिणाम स्वरूप तमाम मदरसे जो भारत भर में फैले हुए थे, वो मुसलमानों के प्रवक्ता बन गए। और जो भारत में एक लिबरल मुस्लिम फेस था, वो साइड लाइन हो गया।
पाकिस्तान बनने के बाद जो मुसलमान पाकिस्तान की तरफ चले गए, उन्होंने भी अपने आप को भारत से अपनी संस्कृति को अलग करने के लिए अपने इतिहास की शुरुआत 7वीं ईस्वी से शुरू कर दी। सारा मौर्य इतिहास, सारा बाकी इतिहास सब हटा दिया। अब उस इतिहास के साथ उन्होंने अपने आप को किससे जोड़ लिया? उन्होंने अपने आप को अफगानी मुसलमानों के साथ, अपने आप को अरबी मुसलमानों के साथ जोड़ लिया। आप देखेंगे पाकिस्तान अपनी मिसाइलों का नाम गजनी गोरी के नाम पर रखता है। गजनी गोरी पाकिस्तानी लोग नहीं, गजनी गोरी अफगानिस्तान से आए लोग हैं, आक्रमणकारी थे। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी है कि जब भारत से वो अलग हो गया तो उसको कोई भारतीय आइडेंटिटी अपने देश में नहीं अपनानी। नहीं तो कल मुसलमान पूछेंगे कि जब हम भी चंद्रगुप्त के वंशज हैं, जब हमारा इतिहास भी चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ता है, हमारा इतिहास भी अशोक से जुड़ता है, हमारा इतिहास भी अजंता एलोरा की गुफाओं से जुड़ता है, आप यही इतिहास हमको पढ़ाते हैं, तो भारत का अलगाव क्यों किया आपने? जब हमारा आपका इतिहास एक था, केवल पूजा प्रणाली अलग थी, तो एक पूजा प्रणाली मानने वाले मुसलमान तो भारत में भी रह ही रहे। इसलिए पाकिस्तान की राष्ट्र के तौर पर सफलता के लिए जरूरी था कि भारत के सांस्कृतिक ढांचे से अपना अलगाव कर ले। अब सांस्कृतिक ढांचे से अलगाव करने के लिए उसको इस्लाम की तरफ जाना था और इस्लाम की वो व्याख्या चुननी थी जो सऊदी अरेबिया या बाकी जगहों से आ रही थी। परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप में भी जो इस्लाम की उदारवादी व्याख्या की संभावना थी वो खत्म हो गई। फिर भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदूवादी संगठनों का उभार पैदा हुआ, जिन्होंने हिंदुओं में भी एक कट्टरता पैदा करनी शुरू की। इससे मुसलमानों में जो थोड़ी बहुत संभावना बची हुई थी कि वो अपनी ऊर्जा समाज सुधार पर लगाएं, उसके बजाय वो और धर्म और संस्कृति की शरण में चले गए। एक डरा हुआ समुदाय हमेशा धर्म की तरफ भागेगा। मुसलमान जब डरेंगे तो मुस्लिम समुदाय का उलेमा मजबूत होगा। उस उलेमा ने मुस्लिम समुदाय पर अपनी पकड़ और मजबूत बना ली। इसलिए इस्लाम के भीतर लोकतंत्र आया नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप का इस्लाम असुरक्षित रहा। भारत वाला, पाकिस्तान वाला अपनी अलग पहचान बनाने के चक्कर में सऊदी अरेबिया की तरफ भाग गया। सऊदी अरेबिया जैसे मुल्कों में कोई धार्मिक सुधार आंदोलन हुए नहीं। भारत में हिंदू सांप्रदायिकता के उभार के बाद मुसलमानों के और असुरक्षित होने के कारण समाज सुधार में उनकी कोई रुचि नहीं बची। इन कारणों से इस्लाम में स्त्रियों की दशा सबसे खराब होती चली गई। ध्यान रखिएगा, जब इस्लाम आया था तो दुनिया का सबसे प्रगतिशील धर्म था। इस्लाम का दूसरा खलीफा जेरूसलम में जब प्रवेश करता है और जेरूसलम के लोग ढूंढ रहे खलीफा कहां है, सम्राट है, दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट है वो समय, इस्लाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लोग ढूंढ रहे हैं, तो पता चलता है कि एक आदमी जो ऊंट के बगल में लेटा हुआ है जमीन पर, एक चटाई बिछा के, 2 बर्तन रखे हुए, वही खलीफा है। इस्लाम के खलीफा इतनी सादगी का जीवन व्यतीत करते थे कि उनके पास भी व्यक्तिगत संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं होता था। आधा जेरूसलम जिसने देखा कि सम्राट ऐसा है इतना सादगी वाला, उसने इस्लाम अपना लिया। इस्लाम जब आया तब दुनिया में बड़ा प्रगतिशील धर्म था। खालदून की किताब मुकदमा पढ़िए, कितनी प्रगतिशील किताब है। कहते हैं कि एक्वाइनस से ज्यादा प्रगतिशील विचारक था खालदून। लेकिन दुर्भाग्य से हर धर्म को एक समय के बाद सुधार आंदोलन की जरूरत पड़ती है। इस्लाम में वो नहीं हुआ। इस्लाम में राजा राम मोहन राय नहीं आए, इस्लाम में ईश्वरचंद्र विद्यासागर नहीं आए। परिणाम स्वरूप एक समय के लिहाज से इस्लाम प्रगतिशील धर्म था, लेकिन आज की मान्यताओं के हिसाब से इस्लाम में प्रगतिशीलता के दरवाजे बंद हो गए। और आज कोई भी स्त्री, तस्लीमा नसरीन को ले लीजिए आप, वो महिलाओं के बारे में, अधिकारों के बारे में लिखती है, लेकिन शायद ही कोई इस्लामिक महिला तस्लीमा नसरीन को पसंद करती हो, क्योंकि तस्लीमा नसरीन को महिलाओं के अधिकार पर लिखने के लिए कुरान पर प्रहार करना पड़ेगा। ठीक वैसे जैसे अंबेडकर को दलित आंदोलन चलाने के लिए वेद पर प्रहार करना पड़ेगा, मनुस्मृति पर प्रहार करना पड़ेगा। मुसलमान अभी तक इस डिलेमा से उबरे नहीं हैं कि कुरान बचाएं या महिला सशक्तिकरण करें। भारत में
तमाम समाज सुधारक, जिनमें ज्योतिबा फुले से लेकर मैंने नाम गिनाए आपको, ये सब इस दुविधा से उबर चुके थे। अंबेडकर को दुविधा नहीं थी। आपने पढ़ा होगा कि अंबेडकर ने जात पात तोड़क मंडल को जो अपना भाषण लिख के भेजा था, उसमें हिंदू धर्म की कठोर बुराई थी। तो अंबेडकर के दिमाग में कोई दुविधा थोड़ी थी कि हमको धर्मशास्त्र बचाना है या दलित सशक्तिकरण करना है। इस्लाम के भीतर आज भी ये दुविधा मौजूद है। इस्लाम की स्त्रियां भी इस दुविधा का शिकार हैं। वो ये तय नहीं कर पा रही हैं कि इस्लामिक मान्यता को, इस्लामिक संस्कृति को, इस्लामिक धर्म को, कुरान को, हदीस को ज्यादा महत्व दें या अपने लोकतांत्रिक अधिकार, पंथ निरपेक्षता, इन मान्यताओं को ज्यादा महत्व दें। तो जब तक इस्लाम के भीतर इस तरह की एक व्यापक लोकतांत्रिक चर्चा शुरू नहीं होती, तब तक इस्लामिक दुनिया में स्त्रियों की दशा सबसे खराब रहेगी। इस्लाम धर्म के तौर पर आज के धर्मों में सबसे ज्यादा पितृसत्तात्मक धर्म इसलिए है क्योंकि उसके भीतर प्रतिरोध की धाराएं नहीं बह रही हैं। उनमें फिरके हैं, सेक्ट हैं, जो अलग अलग धर्म की व्याख्या करते हैं। कुरान की व्याख्या में अलगाव है उनके बीच में, लेकिन कुरान को छोड़कर किसी बात पर जा पाना यह संभव नहीं है। जैसा मैंने कहा कि अंबेडकर ने वेद को छोड़कर एक नई पैरेलल धारा खड़ी की। कल अंबेडकर का दिन है, तो कल हम लोग गांधी और अंबेडकर पर चर्चा करेंगे। उसमें आप इस बात को और स्पष्ट तरीके से समझ सकेंगे कि अंबेडकर का पूरा नैरेटिव कैसे खड़ा हुआ है। तो उत्तम प्रकाश का जो सवाल था, उस पर मेरा मानना यही है कि जब तक किसी समुदाय के भीतर चर्चा की संस्कृति नहीं आती, वो अपने धर्म ग्रंथों पर सवाल खड़े करना शुरू नहीं करेगा, उसके भीतर प्रक्रिया नहीं आएगी, पंथ निरपेक्ष आदर्श मजबूत नहीं होंगे, उदारवादी मान्यताएं नहीं आएंगी, समाजवादी समानता की मांग नहीं पैदा होगी, तब तक उस समुदाय के भीतर स्त्री सशक्तिकरण की संभावना नगण्य बनी रहेगी। अच्छा, यहां यह भी समझिएगा कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि हर धर्म समान होता है। ये बात सही नहीं है। सब धर्मों में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ कमियां हैं। जैसे इस्लाम में समानता उसकी अच्छाई थी, बौद्धों में करुणा उनकी अच्छाई थी, हिंदुओं में सहिष्णुता उनकी अच्छाई थी, लेकिन हिंदू समानता के मामले में बहुत खराब थे। इस्लाम स्वतंत्रता के मामले में बहुत खराब है। इस्लाम आजादी नहीं देता, अपने पैगंबर को आखिरी नबी बता देता है और चर्चा की संभावना को खत्म कर देता है। अमर सेन ने इसे बड़ी सटीक टिप्पणी की है। अमर सेन ने लिखा अपनी किताब आइडिया ऑफ जस्टिस में कि जरा सोचिए कि अगर पैगंबर मोहम्मद के समय में चर्चा की आजादी ना रही होती तो पैगंबर मोहम्मद नया धर्म कैसे बना पाते। इसलिए जिस चर्चा की आजादी से इस्लाम पैदा हुआ, उस चर्चा की आजादी को आगे भी बचाए रखना चाहिए। भारत में चर्चा की आजादी थी, इस मामले में हिंदू कट्टर होते हुए भी चर्चा की आजादी वाला मामला मानते थे। बुद्ध आए, महात्मा बुद्ध, और उन्होंने हिंदू धर्म को खूब बड़ा भला बुरा कहा और बुद्ध को इसकी पूरी आजादी मिली। बल्कि मैं तो डरता हूं कि अगर बुद्ध आज के समय में रहे होते, महात्मा बुद्ध, और धर्म की वैसी क्रिटिक करते जैसी उन्होंने अपने समय में की, तो आज बुद्ध किसी जेल में सड़ रहे होते। हम कह देते धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक जो सद्भाव है उसको नष्ट कर रहे हैं। तो धर्मों को हर समय पर कई बार आलोचनाओं को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी में धर्मों का भला है। बुद्ध ने हिंदू धर्म को बड़ा फायदा पहुंचाया। बुद्ध ना आए होते तो हिंदू धर्म से तमाम कुरीतियां खत्म नहीं होती। हर धर्म को किसी ऐसे समाज सुधारक, ऐसे नए आदमी के आने से फायदा मिलता है। पर चलते हैं। दूसरा सवाल पूछा है उत्तम प्रकाश जी ने ही कि स्त्रियों में क्या यौन नैतिकता उनके प्रति ज्यादा अपराधों के लिए जिम्मेवार है। निश्चित तौर पर यौन नैतिकता ने स्त्रियों का बड़ा नुकसान पहुंचाया है। देखिए, इसके कई आयाम हैं। ये बहुत लंबी चर्चा होगी अगर यौन नैतिकता पर हम लोग जाएंगे। इस पर मेरे विचार बहुत रेडिकल भी हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर इसका एक सामान्य तर्क आपको दूं तो मैं कहूंगा कि यौन नैतिकता को मानने वाली स्त्री जब उसके प्रति यौन अपराध होता है तो शर्मिंदगी का शिकार हो जाती है।
क्योंकि उसने यौन शुचिता को अपने जीवन का सबसे बड़ा आदर्श मान रखा है। परिणाम स्वरूप, जैसा मैंने एक दिन उदाहरण दिया था आपको कि किसी स्त्री के साथ हमारे सिनेमा में 80-90 के दशक का सिनेमा अगर आपने देखा है, किसी स्त्री के साथ कोई एक विलेन रेप करने की कोशिश कर रहा होता था तो स्त्री एक चाकू लिए होती थी, अपने पेट में घोंप लेती थी, छत से कूद जाती थी। मतलब जान दे देगी लेकिन यौन पवित्रता नष्ट नहीं होने देगी। इसका मतलब स्त्री के लिए उसकी यौन पवित्रता उसके जीवन के अधिकार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यौन पवित्रता नष्ट हो गई तो आपकी इज्जत चली गई, आपके जीवन में कुछ नहीं बचा। अब जरा सोचिए कि एक स्त्री के लिए अगर आप यौन नैतिकता इतनी महत्वपूर्ण बना देंगे, तब स्त्री अपनी इस यौन नैतिकता को बचाने के चक्कर में पूरा जीवन लगाएगी। और अगर उसकी यौन नैतिकता पर कोई पुरुष प्रहार कर देगा तो उस पुरुष को पता होगा कि अगर मैंने इसके साथ छेड़खानी किया, रेप किया, तो जितना नुकसान मुझे होगा इस रेप के पता चल जाने से, उससे ज्यादा नुकसान इस स्त्री को होगा। अगर पता चल गया कि स्त्री के साथ रेप हुआ तो स्त्री शर्मिंदगी से मर जाएगी, इसकी सामाजिक स्वीकार्यता खत्म हो जाएगी। इस कारण यौन नैतिकता में फंसी हुई स्त्रियां अपने साथ होने वाले यौन अपराधों को सह लेती हैं, चुप रह जाती हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे अपराधों की रिपोर्टिंग कम होती है। जब अपने साथ होने वाले अपराध की आप रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो उसका प्रतिरोध नहीं होगा। अब बताइए, किसी अपराधी को अगर यह समझ में आ जाए कि मैं अपराध करूंगा और मेरा कोई नुकसान होगा ही नहीं, जिसके साथ मैंने अपराध किया उल्टा वो अपराध को छुपाएगा अपराध बताने की बजाय, तो अपराधी कमजोर होगा, अपराधी का मनोबल बढ़ेगा। परिणाम स्वरूप भारत में रेप करने वाले पुरुषों को इस भरोसे के कारण मनोबल मिलता रहा कि अगर मैं किसी का रेप करूंगा तो स्त्री पर ज्यादा दबाव होगा कि इस रेप को छुपाए। इसलिए कई बार आप भारत का सही आंकड़ा आपको अगर सामने रख दिया जाए, मीटू कैंपेन अगर यहां चला दिया जाए और पुरुषों के बारे में राय इकट्ठा की जाए कि कौन से पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने कभी किसी स्त्री के साथ छेड़खानी, मॉलेस्टेशन ना किया हो, तो आप पाएंगे परिवारों के भीतर आपको ऐसे आंकड़े और डेटा मिलेंगे कि वो विस्फोटक होगा। शायद ही कोई स्त्री बची हो जो अपने बचपन से लेकर युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते कभी छेड़खानी का शिकार ना हुई। लेकिन उस स्त्री ने मुंह नहीं खोला होगा, क्योंकि कई बार छेड़खानी करने वाला उसके परिवार का सदस्य होगा। और ये पुरुष के तौर पर हमारे दिमाग में इनबिल्ट है। केवल रेप ही यौन अपराध नहीं, छेड़खानी भी यौन अपराध है। तो ये सारा जो घरों से लेकर और इस तरह का पूरा माहौल पनपा हुआ क्यों है? क्योंकि स्त्रियां शर्मिंदगी के कारण इन बातों को नहीं बताती। परिवार के भीतर भी पता चल जाए तो परिवार भी चाहता है कि उस बात को दबा दिया जाए। इससे यौन नैतिकता ने स्त्रियों का खासा नुकसान किया है। जिस दिन स्त्रियां अपने शरीर से मुक्त हो जाएंगी, अपने शरीर के प्रति शर्मिंदगी के भाव से मुक्त हो जाएंगी, यौन नैतिकता से मुक्त हो जाएंगी, उसी दिन असल में स्त्री सशक्तिकरण की सही शुरुआत हो सकेगी। तो इसके कई और पक्ष हैं, लेकिन मैं एक पहलू मैंने आपको समझाया। आपने यौन अपराध से यौन नैतिकता का संबंध पूछा था, तो मैंने बताया कि यौन अपराध तब ज्यादा होंगे जब यौन नैतिकता मजबूत होगी। जिन राज्यों में जितनी ज्यादा यौन नैतिकताएं हैं वहां स्त्रियों के साथ उतने ज्यादा अपराध हैं। तो पाकिस्तान में अगर यौन नैतिकता ज्यादा होगी तो पाकिस्तान में और अपराध होगा। यूरोप में यौन नैतिकता सबसे कम है तो आप पाएंगे यूरोप में रेप सबसे कम होते हैं। रेप पुलिस नहीं रोक सकती। छेड़खानी पुलिस और कानून व्यवस्था का मामला नहीं है। छेड़खानी और रेप हमारे मनोविज्ञान से जुड़े हुए मसले हैं जिनको हमने सांस्कृतिक तरीके से मजबूत किया हुआ है। ये दूसरा सवाल था जो उत्तम प्रकाश जी का। आपके कई सवाल हैं, मैंने आपके 2 सवाल लिए हैं। तीसरा सवाल है सोनाली त्रिपाठी का। इनका सवाल है स्त्रियों के जीवन में छवि का क्या महत्व है।
क्या बिना छवि की स्त्री रह सकती है? दो सवाल जुड़े हुए हैं। छवि क्या है, छवि का महत्व क्या है, और क्या बिना छवि के स्त्री रह सकती है? देखिए, छवि एक वो पिंजड़ा है जो हमको पहनाया जाता है। उस पिंजड़े को पहनने के बाद हमारी चुनने की आजादी का दायरा छोटा हो जाता है। मैं आपको एक बात समझाता हूं। आपने एक सीरियल देखा होगा, आजकल चल रहा है रामायण। मैं रामायण नहीं देखता। किसी ने पूछा था कि आप नैतिकता के लिए रामायण देखने की सलाह देंगे क्या? मैं नहीं देखता हूं। हालांकि मुझे रामचरितमानस में गहरी रुचि है। उसके सामाजिक, दार्शनिक तमाम पहलुओं के कारण मेरी रामचरितमानस में गहरी रुचि है। रामचरितमानस में पढ़ता भी हूं, लेकिन मैं रामायण नहीं देखता, क्योंकि जब मूल स्रोत हमारे पास उपलब्ध हो तो उसका नाटकीकरण हम क्यों देखें। खैर, छवि पर सवाल था। अरुण गोविल नाम का जो कलाकार रामायण में राम की भूमिका निभाता है, राम की भूमिका निभाने के बाद जो उसकी छवि बनी, उससे अरुण गोविल नाम के कलाकार को दूसरे तरह के रोल्स चुनने की आजादी मिली या खत्म हुई? इस सवाल का जवाब सोच के देखिए। क्या अरुण गोविल राम का किरदार निभाने के बाद किसी सिनेमा में विलेन बन सकता है? क्या दीपिका जो सीता की भूमिका निभा रही है, वो सीता का किरदार निभाने के बाद वैम बन सकती है किसी सिनेमा में? खलनायिका बन सकती? ये दोनों एक्टर है ना, दीपिका और अरुण गोविल एक्टर है। तो राम और सीता का किरदार चुनने के बाद इनके एक्टिंग की संभावनाएं, अलग अलग रोल्स चुनने की संभावनाएं बढ़ी या घटी? घटी होंगी। अरुण गोविल पार्टी में नहीं जा सकते थे। कहीं सिगरेट पीते दिखाई दे गए तो कहेंगे प्रभु राम सिगरेट पी रहे हैं। पी सकते हैं। मांसाहार खाते रहे होंगे तो किसी पार्टी में जाएंगे, मांसाहार नहीं खा पाएंगे, क्योंकि लोग पचा नहीं पाएंगे कि राम मांस खा रहे हैं। लोग अरुण गोविल थोड़े देखते हैं उनमें, राम देखने लगते हैं। परिणाम स्वरूप एक एक्टर का कैरियर खत्म हो गया। राम का रोल क्या चुना, पॉपुलर तो हुआ, लेकिन उसका एक्टिंग कैरियर खत्म हो गया, क्योंकि उसके पास अब विविध भूमिकाएं चुनने की जो संभावना थी वो कम हो गई। ठीक वैसे जब आप स्त्री को देवी बना देंगे तो आपने स्त्री को क्या किया? एक छवि में कैद कर दिया। अब स्त्री जिंदगी भर उस छवि को बचाते फिर रही है। यौन नैतिकता भी उसी में से एक छवि है, जिसको हमने सिनेमा से, धर्म से मजबूत किया कि तुम तो देवी हो, तुम तो देवी हो, त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति हो। फंस गई स्त्री इस छवि में, अरुण गोविल की तरह, राम की तरह। अब स्त्री तो थी सामान्य मानव, उसमें जैविक इच्छाएं हैं मेरी आपकी तरह, उसमें भी यौन इच्छाएं हैं, लेकिन उसका अगर प्रकटीकरण करेगी तो उसकी देवी वाली इमेज टूट जाएगी। इसलिए स्त्री ने इस छवि के कारण क्या किया? अपने आप को उस छवि में कैद कर लिया। 2 ही 3 छवियां हमने बनाई। तुम या तो बहन हो, या मां हो, या देवी हो। तुम सामान्य मनुष्य हो, तुम्हारी अपनी इच्छाएं हैं, तुम्हारा अपना एम्बिशन है, तुम्हारी अपनी महत्वाकांक्षाएं हमने खत्म कर दिया। जितनी कठोर छवि आपने बनाई, उतनी स्त्री की आजादी ठीक वैसे घट गई जैसे अरुण गोविल की राम की भूमिका चुनने के बाद आजादी तमाम तरह के रोल्स चुनने की घट गई। तब स्त्रियां जितनी छवियों में कैद रहेंगी, उतना उनके लिए नुकसान ज्यादा है। स्त्री सशक्तिकरण का पहला सूत्र ही यही होगा कि स्त्रियों को छवि तोड़नी पड़ेगी। छवियों से जितना ये बाहर निकलेंगी, उतना इनके सेना में जाने, पुलिस में जाने, प्रशासन में जाने, शिक्षिका बनने, डॉक्टर बनने, सबकी संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। छवि के भीतर ये सब काम करना संभव नहीं। छवि के भीतर ये आदर्श पत्नी, मां, यही सब बन सकती है। दूसरी बात है, आपने सवाल पूछा है, सोनाली त्रिपाठी का दूसरा सवाल इसी में जुड़ा हुआ था, क्या छवि के बिना भारत की महिला स्वतंत्र रूप से रह सकती है? छवि के बिना
छवि बिना मतलब छवि को तोड़ना पड़ेगा। मैं छोटा स्कर्ट पहन लूं, मैं बाल अपने छोटे करवा लूं, मेरी तरह करवा लूं, क्या स्त्रियां इस तरह से रह सकती हैं? तमाम बातें जो उनके साथ जुड़ी हुई स्टीरियोटाइप को तोड़ सकती हैं? पुरुष मित्रों के साथ घूम सकती हैं? संभव है, लेकिन इसको भी समझिए। 2 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। एक शादी ब्याह करवाया जाए आपका अरेंज, और एक करवाया जाए प्रेम विवाह। अरेंज मैरिज करवाया, कैसे हुई? मौसी ने बताया कि फला लड़की बहुत अच्छी है, हम सब जानते हैं। वहां से माताजी ने सुना, माताजी ने फिर पिताजी को बताया, फिर लड़के तक बात पहुंची और साफ विवाह हो गया। लड़के को विवाह कैसे करवाया गया? लड़के का उसमें कोई चैन में हाथ नहीं, उसने माता पिता मौसी मौसा की बात मान के विवाह कर लिया। शादी ब्याह के बाद दिक्कत आने लगी विवाह में, लड़की कंफर्टेबल नहीं है। विवाह के पहले आप दोनों दोस्ती कर लिए होते, थोड़ा दिन घूमते फिरते, एक दूसरे की रुचियां जान लेते, लॉटरी की तरह विवाह ना करते कि लग गई तो लग गई, नहीं तो खराब। विवाह के बाद प्रेम हो जाएगा इसमें यकीन ना करते, और ये बात मानते कि प्रेम हो जाए तब विवाह करेंगे, रुचियां मिल जाए तब विवाह करेंगे। इसके बजाय आपने विवाह कर लिया, अरेंज मैरिज, फेल हो गया। तो क्या करते हैं आप कहते हैं पिताजी को कि आप दोषी हैं हमारी जिंदगी खराब करने के लिए। पिताजी कहते हैं कि तुम्हारी माताजी ने बताया। माताजी कहती हैं वो हमारी बहन ने खराब कर दिया, हमारा गला काट लिया। बहन कहती है फला उस आदमी ने हमको कह दिया। क्या कर रहे हैं? सब उत्तरदायित्व लेने से बच रहे हैं, और आप अपना विवाह का फेल होने का सारा ठिकरा माता पिता के ऊपर फोड़ के अपना दुख दर्द थोड़ा कम कर लेते हैं। फेल अरेंज मैरिज भी होती। अब जरा देखिए, लव मैरिज अगर आपने की होती, लव मैरिज की, विवाह के पहले थोड़े दिन मिले, आकर्षक लगे, लेकिन जब साथ रहना पड़ेगा रोज रोज तो एक दूसरे की कमियां भी नजर आएंगी। जब कमियां नजर आएंगी तो कई बार कमियां अगर कंपेटेबल नहीं हुई एक दूसरे की तो टूट सकता है विवाह। अब अगर विवाह टूटेगा तो क्या होगा? अब अगर विवाह टूटेगा तो पिताजी कहेंगे, कह रहे थे ना, समझा रहे थे कि अरेंज मैरिज करो, प्रेम के चक्कर मत पड़ो, तब तो प्रेम में पागल हुए थे, अब जाओ भुगतो। मौसी कहेंगी, इनको समझा रहे थे, तब तो माने नहीं, किसी की बात मानना तो है नहीं इनको। प्रेम विवाह करने पर प्रेम विवाह टूटेगा तो उसका पूरा दोष आप पर आएगा। अब पूरी पीड़ा आपको झेलनी पड़ेगी। तो विवाह दोनों टूट सकते हैं, अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों टूट सकते हैं। एक के टूटने पर आपको कंधा दूसरों का मिलेगा, और दूसरे के टूटने पर सब कुछ आपको झेलना पड़ेगा। वैसे ही जब स्त्री छवि में रहेगी तो छवि में रहने पर पीड़ित रहेगी, लेकिन अपनी पीड़ा माता पिता समाज सब पर डाल देगी कि हमारी शादी करवा दी, हमारा मर्द हमको पीटता है। पिताजी कहेंगे क्या करें बेटी, हम तो सही समझ के किए थे, गलती हो गई। क्या है? छवि भी स्त्री अपने रह रही, आदर्श पत्नी का रोल निभा रही, और अपने पिटने के बावजूद अपना दोष पिता पर समाज पर मढ़ रही। और अगर आप छवि में नहीं रहेंगी, आप स्वच्छंद स्त्री होंगी, स्वतंत्रता के कारण अपना चयन खुद करेंगी, तो सारे अपने चयन के लिए जिम्मेवारी आपकी होगी। इसके लिए बड़ा साहस चाहिए, अपने निर्णय और उन पर डटे रहना, उन पर खड़े रहना, इनके लिए बड़ा साहस चाहिए। चूंकि लोग समाज में जो सुरक्षा कवच मिला हुआ है हमको संस्कृति का, उसके खिलाफ नहीं जा पाते, इतना साहस नहीं जुटा पाते। इसलिए स्त्रियां छवि के भीतर रहने में सुरक्षित महसूस करती हैं और अपनी आजादी त्याग कर भी इस छवि के भीतर रह लेती हैं, क्योंकि आजादी लेने पर कीमत चुकानी पड़ेगी। छवि टूटेगी तो सारी चीजों का दोष आपको झेलना पड़ेगा। लोग कहेंगे चरित्रहीन है, सहना पड़ेगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहोगे, टूट जाएगा लिव इन रिलेशनशिप, माता पिता कहेंगे हमारे घर का दरवाजा मत देखना। प्रेम की थी तो जाओ अब भुगतो। अरेंज मैरिज टूट जाएगी तो आप कुछ दिन पिता के घर आ सकती हैं। इसी सुरक्षा की चाह में स्त्री अपनी छवि नहीं तोड़ना चाहती, इस कारण अपनी आजादी को सैक्रिफाइस कर देती है। तो आइदर आर वाला मामला है, आप या तो छवि चुन लीजिए या फिर आप आजादी चुन लीजिए। जो लोग आजादी चुनेंगे वो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। नीना गुप्ता ने आजादी चुनी, विवियन रिचर्ड्स के साथ प्रेम था, बच्चा पैदा किया,
उसको स्वीकार किया, झेला, आज खड़ी है। ठीक है, एक और बात इसमें समझ लीजिए, इससे जुड़ी हुई बात नहीं है। ध्यान रखिए, छवियां आपके जीवन काल में जितनी हैं ये सब आने वाले समय में टूट जाएंगी। जैसे आज से 100 साल पहले स्त्री सती होती थी। क्यों सती होती थी? एक छवि उसके ऊपर डाली गई थी कि तुम पतिव्रता स्त्री हो, पति मर गया चिता में बैठ जाओ। बैठती थी कि नहीं बैठती थी? नैतिकता का पालन करती थी। आज आप कहते हैं सती प्रथा कुरीत थी। आज की स्त्री सती नहीं बनेगी, लेकिन जिस स्त्री ने उस छवि के कारण अपना जीवन त्याग दिया, उसको आज के आपके इस ज्ञान से क्या फायदा होगा? वो तो मर गई, आग में जल के मर गई छवि के चक्कर में, उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो वैसे ही जिन चीजों को आज आप नैतिकता मान के चल रही हैं, अगले 50 साल बाद ये भी चीजें टूट जाएंगी। आप जब 75 साल की होंगी और आपको पता चलेगा कि विवाह की जो नैतिकता अरेंज मैरिज की हम मान रहे थे, प्रेम नहीं करना चाहिए, लड़के से नहीं मिलना चाहिए, सब मान के चल रहे थे, 50 साल बाद समाज में नहीं रहेगा। लेकिन आप 75 साल की उम्र की होंगी, तब आप 25 साल वाला जीवन जीने के लिए दोबारा नहीं लौट पाएंगे। आप प्रेम थोड़े कर पाएंगे। तो आप में टीस होगी कि हम सामाजिक नैतिकता के चक्कर में फंस गए, और जिस समय हमारे पास अपने विकल्प को चुनने का मौका था, उस समय हमने सामाजिक प्रतिमान चुन के अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। तो मेरी तो ये सलाह है स्त्रियों को और पुरुषों को भी कि भैया जितनी नैतिकता तुम जानते हो आज, ये सब 70-80 साल बाद बदल जाएगी। लेकिन 70-80 साल बाद तुम्हारा जीवन वापस नहीं लौटेगा उस नई नैतिकता को जीने के लिए। इसलिए किसी नैतिकता से इतना मत चिपको कि उसमें जीवन दांव पे लगा दो। तुमको जीवन सिर्फ एक मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन में जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो सब कर लो, खुल के जिंदगी जियो। समाज, संस्कृति, नैतिकता, ये सब 50-100 साल बदल जाते हैं। इसलिए हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम जिंदगी में किसी एक बात को अंतिम सत्य मानकर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर ना लगा दें। कभी इस बात पे ना फंसे, भाई मान लीजिए मेरा विवाह हुआ है और मेरी अपनी पत्नी से नहीं बन रही, तो मैं क्यों रहूंगा? अरे पत्नी को भी दूसरा कोई अच्छा पुरुष मिल सकता है, मुझे भी कोई दूसरी पत्नी मिल सकती है, मुझे चले जाना चाहिए। दोनों का भला इसी में। सिर्फ इसलिए कि समाज क्या कहेगा। हम दोनों अपने जीवनों को एक दूसरे के साथ जीते हुए खराब नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है मेरी पत्नी को कोई ज्यादा बेहतर पुरुष और मुझे कोई ज्यादा बेहतर पत्नी मिल जाए। यह बात सांस्कृतिक चीज पर चोट करेगी, आपको बुरी लग सकती है, लेकिन सत्य यही है। कोई नैतिकता सोचिएगा जो नैतिकता 400 साल पहले रही और आज भी चली आ रही हो, सब कुछ बदलेगा। इसलिए स्त्रियों को किसी नैतिकता में बहुत ज्यादा बांधिए मत, उनको आजादी दीजिए। आपने कभी लॉकडाउन में 21 दिन आपने घर में बिताया, अभी 21 दिन बीता नहीं है, कैसा लग रहा आपको? अरे स्त्रियों को आपने 30-30, 40-40 साल के लॉकडाउन में डाल रखा है। शादी ब्याह करके गांव आई हैं, तब से केवल डॉक्टर को दिखाने के लिए निकलती हैं, परमानेंट लॉकडाउन में रहती हैं। कभी पीड़ा उनकी सोचिए आप। लॉकडाउन आपके लिए तो 21 दिन का है, पुरुषों के लिए 3 दिन घर से बाहर नहीं निकलते तो बुरा लगता है, जबकि घर में सब कुछ है। तो जरा सोचिए कि अगर आपके घर में रहने वाली स्त्री कह दे कि मैं रोज घर से बाहर जाना चाहती हूँ, सिनेमा देखना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, तो आप कहेंगे अरे खाना चाहती हूँ बाहर जाके। आप कहेंगे चटोरी है, घुमक्कड़ है। और आप रोज घूमते हैं, रोज बाहर दोस्तों से गप मारते हैं, रोज चौराहे पर खड़े होते हैं। तो जो आज़ादी आपको अच्छी लगती मानोगे तो स्त्री को भी अच्छी लगती होगी। उसने वो जीवन जिया नहीं अभी, इसलिए उस जीवन का आनंद क्या है उसको पता नहीं है। इसलिए स्त्रियों को आज़ादी देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। इस संदर्भ में छवियां हमारे लिए जेल की तरह हैं। जितनी ज़्यादा छवियां जिस समाज में होंगी, उस समाज में उतनी ज़्यादा यंत्रणापूर्ण जिंदगी लोगों की होगी। छवि बेहतर चीज़ नहीं है, छवि नुकसानदेह चीज़ है। अगला सवाल किसी ने पूछा, स्त्रीत्व तो क्या होता है? इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं, फिर भी मैं सामान्य बात बता देता हूं। देखिए,
स्त्रीत्व का मतलब होता है त्वा जहां लग जाता है उसका मतलब होता है सार। जैसे अश्वत्व, मनुष्यत्व। मनुष्यत्व का मतलब सारे मनुष्यों में पाया जाने वाला सार। अश्वत्व का मतलब सारे घोड़ों में पाया जाने वाला सार। अंग्रेजी में नेस बोलते हैं, नाइफ नेस, हॉर्स नेस, ह्यूमन नेस। नेस लगा देने का मतलब होता है उसमें कोई एक निश्चित सार है। जिस चीज में एक निश्चित सार होता है वो चीज एक काम कर पाती है। जैसे चाकू में एक निश्चित सार है काटने का, तो चाकू केवल काटने का काम कर पाएगा। चाकू से आप हवा लेने का, कैमरे की रिकॉर्डिंग का, ये सब काम नहीं ले सकते। जिसका सार निश्चित है उसका कार्य निश्चित है। कुछ लोग मानते हैं कि स्त्रियों में भी ऐसा एक निश्चित सार जन्मजात रूप से होता है। जैसे चाकू जब से पैदा हुआ तब से केवल एक ही काम कर सकता है, काटने का। घोड़ा जब से पैदा हुआ तब से उसके अंदर एक ही सार है, दौड़ने का। वैसे स्त्रियां जब से पैदा हुई तब से उनके अंदर करुणा, भावुकता, कोमलता, लज्जा, सुचिता, ये सब बातें उनके शरीर में, उनकी संरचना में समाई हुई हैं। इसलिए स्त्रियां केवल भावुकता वाला, कोमलता वाला, परवरिश वाला, परवाह वाला काम कर सकती हैं। ये चाकू की तरह हैं। इसलिए इनका एक ही काम है, घरेलू जीवन का काम। जो लोग ऐसा मानते हैं उस संकल्पना को स्त्रीत्व कहते हैं। स्त्रीत्व वह अवधारणा है जो मानती है स्त्रियों में एक निश्चित क्षमता, एक निश्चित गुण, एक निश्चित स्वभाव पाया जाता है, जिसको आपने सुना होगा बोलचाल में कहते हैं त्रिया चरित्र। एक निश्चित स्वभाव है, इस कारण स्त्रियां एक ही तरह के काम के लिए मुफीद है, दूसरे तरह का काम नहीं कर सकती। ऐसा पितृसत्ता का मानना है, पैट्रियार्की का। इसलिए पैट्रियार्की कहती है कि स्त्रियों को सेना में मत भेजो, पुलिस में मत भेजो, इनको घर के भीतर का काम दो, घरेलू जीवन की सदस्य बनाओ। यही स्त्रीत्व स्त्रियों की समानता और स्वतंत्रता में बाधक है। जिस दिन हम ये मानना शुरू कर देंगे, इसी त्वा की अवधारणा पर वर्ण व्यवस्था भी टिकी थी। हम क्या मानते थे? जन्म से एक आदमी दलित है, उसके भीतर ज्ञान प्राप्त करने की संभावना ही नहीं, इसलिए उसको वेद मत पढ़ने दो, ज्ञान प्राप्त करने की तरफ मत जाने दो। क्षत्रिय लड़ने के लिए बना, इसलिए केवल लड़ने का काम दो। ब्राह्मण केवल पढ़ने के लिए बना, इसलिए केवल पढ़ने का काम दो। यह भी सार की संकल्पना पर था कि जन्म से ही 4 तरह के सार पैदा होते हैं। उन 4 तरह के सार के लोगों को 4 तरह के काम देने चाहिए। जैसे ये बात आज गलत निकली। हम क्या समझते हैं कि जन्म से कोई क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं होता। जो जे तू वाहन बभनी का जाया, आन बाट होए काहे ना आया, कबीर कहते हैं। और आज हम इस बात को जानते हैं कि सारी क्षमताएं हमारे भीतर वातावरण, परिवेश, इन सबसे पैदा की जाती हैं। यहां मैं टैलेंट की बात नहीं कर रहा हूं। टैलेंट अलग चीज है, क्षमता अलग चीज है। क्षमता को प्राय समूहों से जोड़ा जाता है। ऐसी कोई क्षमता नहीं जिसका मनुष्यों को प्रशिक्षण देकर उनके भीतर निर्माण न किया जा सकता। आपको उदाहरण भी दिया था कि जब से स्त्रियों को आपने पढ़ने लिखने के लिए घर से बाहर निकलने की आज़ादी दी, स्त्रियां सिविल सेवा में टॉप कर रही हैं, स्त्रियां सीबीएसई बोर्ड में टॉप कर रही हैं। इन्हीं स्त्रियों को आप कुछ साल पहले मानते थे कि इनके भीतर विवेक और बौद्धिक क्षमता पुरुषों की तुलना में कम है। ये बात सही नहीं है। इसलिए जिस दिन आप स्त्रीत्व की अवधारणा छोड़ देंगे उस दिन पितृसत्ता ढह जाएगी। क्या मानेंगे हम? कि स्त्री एक कच्चे घड़े की तरह पैदा हुई है, कोई सारवार नहीं इसके भीतर। बराबर परवरिश करो लड़के लड़के की, अपना सार ये खुद ढूंढ लेगी। जैसे एक पुरुष पैदा होता है और बड़ा होकर वो अपना सार, कोई पुरुष डॉक्टर में ढूंढ लेता है, कोई आईएएस बन जाता है, कोई सेना में चला जाता है, वैसे स्त्रियों को भी परवरिश दो, वो कोई डॉक्टर बन जाएगी, कोई इंजीनियर बन जाएगी, कोई आईएएस बन जाएगी, कोई पेंटर बन जाएगी, कोई सिनेमा आर्टिस्ट बन जाएगी। सब अपना अपना सार ढूंढ लेंगे। इसलिए स्त्रीत्व की अवधारणा, जो जन्मजात सार की अवधारणा है, वो आज सही नहीं मानी जाती है। ये सवाल आपने पूछा था, इसका मैंने जवाब दिया। अगला सवाल है, एक महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा सवाल है ये। अच्छा, एक छोटे सवाल पर जाकर तब बड़े सवाल पर आते हैं। सबसे आखिरी में बड़ा वाला सवाल लूंगा मैं। अवनीश सिंह का प्रश्न है कि जब स्त्रियों को इतना ज्ञानवान हो गया है तो अपनी आवृत्ति क्यों नहीं बदल ले रही? इस पर मैंने पहले भी चर्चा की है, किसी और दिन नैतिकता वाले लेक्चर में इसकी चर्चा की थी। देखिए, आवृत्ति का ज्ञान से परिवर्तन बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए आप मांसाहारी हो,
और अब बकरे और मुर्गे का मांस खाते हो। सपोज कीजिए किसी ने एक शोध से यह परिणाम आ जाए कि गाय के मांस में ज्यादा प्रोटीन है, ज्यादा विटामिन्स हैं, कुछ मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐसा कोई शोध आ जाए। बंदर में ऐसा है, सांप में ऐसा है। आप मांसाहारी हैं, जान बकरे में भी, जान मुर्गे में भी। अब ये ज्ञान आ जाएगा और आप 27, 28 साल, 30, 32 साल, 40 साल के आदमी हैं, बकरा मुर्गा खूब चाव से खाते हैं। इस ज्ञान के आने के बाद कि गाय का मांस बकरे के मांस से ज्यादा पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक है, सांप का मांस ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है, और वियतनाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, चीन, यहां सब जगहों पर कुछ इन पशुओं का मांस खाया भी जाता है, अरब खाया भी जाता है। क्या आप इस ज्ञान के बाद सांप का और बंदर का मांस खाना शुरू कर देंगे? करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपकी आवृत्ति अब बन चुकी है। आप जो खा पी रहे हैं वो उसकी आपको आदत पड़ चुकी है। अरे आपको कुछ दिन सदर्न स्टेट भेज दिया जाए, तमिलनाडु, 10 दिन बाद आप क्या कहेंगे? अरे ये खाते खाते साउथ इंडियन ऊब गए। भले ये प्रूव कर दिया जाए, मान लीजिए साउथ इंडियन फूड जो हो सकता है ज्यादा हेल्दी हो, आप नहीं खा पाएंगे क्योंकि उसकी आवृत्ति नहीं है आपके पास। हमारे जीवन में हमारे चुनाव हमारी आवृत्तियों पर निर्भर करते हैं। ये आवृत्तियां बड़ी मजबूत होती हैं। लाख हिंदुओं को समझा दिया जाता है कि दिवाली पटाखा मत छुड़ाओ। ये दुनिया भर की जो मूर्ति पूजा कर रहे हो और नदियों मूर्तियां फेंकते हो, उससे हमारी वाटर बॉडीज खराब होती हैं। दिवाली पटाखा छुड़ाने से वातावरण प्रदूषित होता है। क्या इस ज्ञान के आ जाने सारे हिंदुओं ने पटाखा छुड़ाना बंद कर दिया है? कम किया होगा, बहुत धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, बंद नहीं किया होगा। तो ज्ञान हमारे कार्यों को बहुत कम प्रभावित करता है। अक्सर मैं उदाहरण देता हूं, हिंदू शादी करते हैं रात में, 10 बजे के बाद से शुरुआत किए, शाम में रात में 3 बज गया, तब 7 वचन का टाइम आया, आधा नींद में है, वचन सुन ही नहीं पा रहे ठीक से, शादी कर लिए। तार्किक है क्या ये बात? ज्यादा बेहतरीन बात तो ये होती कि शादी सुबह 10 बजे होती और एक एक वचन सुना के हिंदू आदमी, स्त्री और पुरुष को छोड़ दिया जाता कि जाओ एक आध चक्कर मारो मैदान का, अब आपस में डिस्कस कर लो, डिस्कस करके लौटना, बताओ वचन स्वीकार है कि नहीं। वचन उसमें है कि अपने विवाह के बाद तुम पति से बताए बिना मायके नहीं जाओगी। स्त्री जाति पुरुष से डिस्कस करती कि देखो भाई आज के समय में तो ज्यादा ठीक नहीं है, ये मायके वाली छूट देना, ये तो वचन ठीक नहीं, इस वचन में थोड़ा लोकतांत्रिक तरीके से संशोधन करो, ज्यादा बेहतरीन बात होती। 7 वचन पे स्त्री पुरुष डिस्कस कर लेते, आधा घंटा का पंडित जी उनको टाइम देते, सुबह का समय होता, दिमाग खूब चल रहा होता, तब विवाह करते। तो बाद में जब कभी गड़बड़ होती तो पति पत्नी आपस में कह तो लेते कम से कम कि वचन देते समय डिस्कशन हुआ था, अब ये बात क्यों तोड़ रहे हो, वचन क्यों तोड़ रहे हो। मान लीजिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये ज्ञान होने से कल से आप जो रात में विवाह करने की आवृत्ति बदल लेंगे। ये आवृत्तियां ज्ञानवान से नहीं बदलती। इसलिए कहा था कि पढ़े लिखे आईएएस अधिकारी जिनको स्त्री सशक्तिकरण का खूब ज्ञान है, दहेज लेते हैं, जबकि दहेज कानूनन अपराध है। आवृत्तियों में बदलाव होता है जब हमारी आदतों का निर्माण हो रहा है, तब उनमें लोचशीलता डाली जाए, विविधता पैदा की जाए। बचपन से जब हमारी आवृत्तियां बन रही होती हैं, पितृसत्तात्मक समाज यही लोचशीलता पुरुषों और स्त्रियों में नहीं डालता। परिणाम स्वरूप बड़े होने के बाद हमारे अंदर सहिष्णुता की मात्रा कम होती है। इसलिए हम जो भी ज्ञान हमारे मत के विपरीत होता है उसको स्वीकार करने की तैयार ही नहीं होते। हम सब अपनी आवृत्तियों के कारण कुछ मान्यताओं में बंद हो चुके हैं। नए ज्ञान को हम अपनी आदत में ढालना ही नहीं चाहते। इसलिए आवृत्तियां स्त्रियों में, जब उनमें एक बार आवृत्ति आपने डाल दी, उनकी परवरिश कर दी बचपन से, जो उदाहरण दिया था कि स्त्री बनाई कैसे जाती, आपको बताया था कि ज्यादा हंसने वाली स्त्री को आपने कहा कि ज्यादा हंसा मत करो देख के पुरुषों,
अरे हंसना तो अच्छा गुण है यार। आजकल तो लोग लाफ्टर थेरेपी करते हैं, हंसने क्यों नहीं दिया? पुरुष और स्त्री के हंसने के तरीकों में भी अंतर है। पुरुष ठहाका मार के हंस लेता है, स्त्री ठहाका मार के नहीं हंसती। जब आपने सब अंतर पैदा कर दिए तो बड़ा होने के बाद अगर आप कहेंगे कि स्त्रियां अपने आप को बदल लें तो संभव नहीं, क्योंकि उनकी आवृत्तियां भी ठीक वैसे बन चुकी हैं जैसे आपकी आवृत्ति बंदर ना खाने की बन चुकी है। मांसाहारी होते हुए भी बंदर ना खाने की आवृत्ति आपकी बन चुकी है, वैसे उनकी आवृत्तियां बन चुकी। इसलिए ज्ञान मिलने के बावजूद वो अपने संपत्ति के कानून बन जाने के बावजूद पैतृक संपत्ति में अपने हिस्सेवारी की मांग नहीं कर रही है। ये सवाल आपने पूछा था। राघवेंद्र शुक्ला का भी सवाल यही था कि स्त्रियां क्यों अपने अधिकारों की मांग नहीं कर रही। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था कि स्त्रियां अधिकारों की मांग मिलने के बाद उसका दुरुपयोग क्यों कर रही। जब भी किसी वर्ग के पास अधिकार नहीं होते, जब उसको मिलेंगे तो शुरुआत में उसका दुरुपयोग होगा। इसकी गारंटी मानी। आप बहुत गरीबी से अगर गए होंगे और आपको सरकारी नौकरी मिलती है तो आप सरकारी नौकरी मिलने पर अपने 60 पुश्त की गरीबी दूर करना चाहते हैं, क्योंकि जीवन में अभाव झेलने के बाद अब दोबारा आप अभाव में नहीं जाना चाहते, इसलिए भ्रष्टाचार करते हैं। कहते हैं ना कि बहुत गर्म तवा होगा, उसे पानी डालो उड़ जाता है। तो जिसके पास अधिकार नहीं रहे हैं, जब उसको अचानक अधिकार मिलेगा तो अधिकारों का सदुपयोग होगा तो दुरुपयोग भी होगा। हर वर्ग में ऐसा हुआ है। दलितों को आपने जब अधिकार दिया, उन्होंने उसका कुछ दुरुपयोग किया। स्त्रियों को देंगे, कुछ दुरुपयोग होगा, लेकिन इस दुरुपयोग होगा के कारण आप उनके अधिकार मिलने की प्रक्रिया को रोक नहीं सकते। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो इसमें वो सवाल पूछा गया है, मैं नाम ढूंढ रहा हूं इनका। कौशल कुमार पाठक जी का सवाल है। जुड़े हुए कई और सवाल हैं। इनका सवाल है स्त्री सशक्तिकरण के मॉडल और तरीके पर। इन्होंने मेरी एक टिप्पणी का विरोध किया है, उसका जवाब मैंने कहा कि मैं आपको दूंगा जो मैंने कल की थी, और साथ ही इन्होंने सवाल पूछा। ऐसे ही सवाल स्त्री सशक्तिकरण पर कई और लोगों ने पूछे। देखिए, ये सब ये जानना चाहते हैं कि सशक्तिकरण होगा कैसे। कई तरह के सवाल है, पहले मैं सवाल बता देता हूं, सब आपस में जुड़े हुए हैं। सशक्तिकरण होगा कैसे, कौन सा सशक्तिकरण सबसे ज्यादा जरूरी होगा, क्या आर्थिक सशक्तिकरण पर्याप्त है, राजनीतिक सशक्तिकरण अगर हुआ तो पंचायती राज में स्त्रियों को सशक्तिकरण का अधिकार मिलने के बावजूद स्त्रियां सशक्त क्यों नहीं हो पाई, दलितों में जो सशक्तिकरण हुआ उस सशक्तिकरण के बावजूद दलित समुदाय के भीतर समानता नहीं आई। इस तरह के कई सवाल आपने पूछे। देखिए, इन सारे सवालों के जवाब में मैं आपको एक बात कहता हूं। जिससे मैं इस बातचीत की शुरुआत करूंगा और जैसे से बात आगे बढ़ेगी इससे जुड़े हुए सारे सवाल आगे बढ़ेंगे। जब कोई वर्ग अशक्त होता है तो उसके सशक्तिकरण का दो तरीका हो सकता है। अशक्त का मतलब क्या होता है? अशक्त का मतलब जिसके पास अधिकार कम है, सशक्त का मतलब जिसके पास अधिकार पर्याप्त है या ज्यादा है। अब जब कोई वर्ग अशक्त होता है समाज में तो वो अशक्त इसलिए होता है प्रायः क्योंकि किसी दूसरे वर्ग ने उसके अधिकार छीन रखे हैं। तो उसके सशक्तिकरण का दो ही तरीका हो सकता है। एक, जिस वर्ग ने उसके अधिकार छीन रखे हैं वो वर्ग उसका अधिकार लौटा दे और स्वेच्छा से अधिकार दे दे, वर्ग सशक्त हो जाएगा। दूसरा, वो वर्ग अपने अधिकार छीनने की चेतना पैदा कर ले और अधिकार छीन ले।
दलित भी मान लीजिए दो तरह से सशक्तिकरण का मॉडल आपके दलितों को बनाना होता। एक मॉडल क्या होता कि सवर्ण किसी दिन स्वेच्छा से दलितों को अधिकार दे देंगे, और दूसरा दलित किसी दिन इतने जागरूक हो जाएंगे कि अपने अधिकार छीन लेंगे। दो मत हैं। इन दोनों मतों के अनुसार जो मत आज ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है वो ये है कि कोई भी वर्ग जिसके पास अधिकार ज्यादा होता है, जिनको उस अधिकारों से लाभ मिल रहा होता है, जिससे उसकी जिंदगी ज्यादा आरामदायक बन चुकी होती है, वो वर्ग अपने अधिकारों को स्वेच्छा से नहीं छोड़ता है। सवर्ण स्वेच्छा से दलितों को अधिकार नहीं देते, वह स्वेच्छा से स्त्रियों को अधिकार नहीं देगा। भाई मेरी पत्नी अगर घर में खाना बनाएगी, घर संभालेगी, बच्चे की परवरिश करेगी, बच्चे के शिट करने पर उसको साफ करेगी, और इस सबसे मुझे आसानी मिलती, बच्चे की परवरिश में मुझे कोई जिम्मेवारी उठानी नहीं पड़ती, तो मैं क्यों चाहूंगा कि मुझे बच्चे की परवरिश करनी पड़े? मैं तो चाहूंगा कि स्त्री ये काम करे। इसलिए कोई पुरुष स्वेच्छा से अधिकार स्त्री को नहीं देगा। तब दूसरी संभावना क्या बनी? दूसरी संभावना यह बनी कि स्त्री अपना अधिकार छीन ले, और अधिकार छीन के ले ले। अब स्त्री अधिकार छीनेगी कैसे? स्त्री अधिकार तब छीनेगी जब उसमें आक्रोश पैदा हो, गुस्सा आए पुरुषों के खिलाफ, जैसा दलितों में सवर्णों के खिलाफ पैदा हुआ। किसने पैदा किया? अंबेडकर ने क्या किया? दिखाया कि कैसे पूरी हिंदू संस्कृति एक गलत व्याख्या के आधार पर वर्ण व्यवस्था क्रिएट करती है। अगर आपने अंबेडकर को पढ़ा है तो अंबेडकर ने बताया था कि हिंदू समाज में 3 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्र नाम का कोई वर्ण था ही नहीं। ये किताब अंबेडकर की हु वेर शूद्रास, शूद्र कौन थे, उसमें उनका 3 ही वर्ण थे। कहा जिनको आप दलित कहते हैं ये सब सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, और उन्होंने सिद्ध किया कि ये शूद्र थे नहीं, इनको बनाया गया। और ऐसी व्याख्या से उन्होंने दलितों में आक्रोश भरा कि देखो तुम्हारा शोषण हुआ है। धीरे धीरे दलितों में ये चेतना पैदा हुई। अंबेडकर से प्रभावित होकर महाराष्ट्र से साहित्य की एक धारा बनी। बहुत सारे लेखकों ने दलित चेतना को विकसित करने का काम शुरू किया। फिर काशीराम ने उसको पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा, मायावती ने उसको राजनीतिक कलेवर दिया। आक्रोश बन चुका था। दलितों को समझाया गया कि हिंदू धर्म के भीतर उनकी सारी मान्यताओं को मानते हुए तुम्हारा सशक्तिकरण संभव नहीं है। परिणाम स्वरूप अंबेडकर ने खुद भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। परिणाम स्वरूप यह आक्रोश जैसे से बढ़ता गया। अगर आपने बहुजन समाज पार्टी बनते हुए यूपी में देखा है तो सैटरडे संडे को बहुजन समाज पार्टी के गठन से पहले उनके कुछ गाने वाले आते थे, किसी बाग में किसी जगह इकट्ठा होते थे, दलित नेताओं के ऊपर गायन करते थे, एक अलग पैरेलल संस्कृति क्रिएट करते थे, उत्पीड़न और शोषण की चर्चा करते थे। इससे दलित चेतना का निर्माण हुआ। तो अंबेडकर से लेकर शुरू हुई ये व्याख्या आगे तक जाकर साहित्य राजनीति तक एक दलित चेतना का निर्माण करती है, जिसमें दलितों में आक्रोश पैदा हुआ। उस आक्रोश के कारण उनकी अलग पॉलिटिकल पार्टी बनी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी बनी तो दलितों ने उसको वोट दिया, वो सत्ता में आई। सत्ता में आने पर उसने तमाम दलित अधिकारियों को जिले की कप्तान और जिला अधिकारी का दायित्व दिया। प्रशासन में दलितों के अधिकारों की अवहेलना न हो इसको सुनिश्चित किया। और अपने 10 साल के शासनकाल में मायावती ने दलित मनोविज्ञान को जितना बदल दिया उतना सैकड़ों वर्षों में भी संभव नहीं था। परिणाम स्वरूप दलित सशक्तिकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई और हजारों साल की दास्ता को दलितों ने इस राजनीतिक सशक्तिकरण के कारण तोड़ दिया। यही नहीं, उसके साथ और तमाम बातें जुड़ी हुई। मायावती ने दलित आइकन्स के नाम पर जिलों के नाम रखे, लखनऊ में पार्क क्रिएट किया। भाई दलित नेताओं को आपने जगह कहां दी थी देश में? ज्योतिबा फुले की मूर्ति कोई सवर्ण कहां लगाता था? रमाबाई को कितने सवर्ण जानते थे? कौन नाम लेता था? मायावती ने
एक गौरव की चेतना पैदा की दलित समुदाय के भीतर। इस कारण दलितों में अपने अधिकारों की मांग, आक्रोश, इन सब ने मिलकर क्या किया, एक ऐसा वर्ग खड़ा किया जो तैयार हो गया कि अब हम शोषण नहीं सहेंगे, और उन्होंने अधिकार छीनने शुरू किए। धीरे धीरे दलित सशक्तिकरण होना शुरू हो गया। इसका मतलब बिना उस संस्कृति का विरोध किए, जिस संस्कृति और धार्मिक व्याख्या के कारण आप असक्त हैं, सशक्तिकरण का कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। अब जरा स्त्रियों को देखिए, स्त्रियां गायत्री यज्ञ कलश में कलश ढो रही हैं, स्त्रियां इस्लाम में बुर्का पहन के घूम रही हैं, स्त्रियां सिंदूर मंगलसूत्र लगाए पहने घूम रही हैं। क्वेश्चन करती हैं क्या? पायल पहने घूम रही हैं, टो रिंग बिछिया पहने घूम रही हैं। अरे भाई, अगर सिंदूर मंगलसूत्र इतनी ही बढ़िया चीज थी तो मेरा विवाह हुआ मेरी पत्नी के साथ, थोड़ा सिंदूर मैं भी लगाता, थोड़ा मेरी पत्नी लगाती, 2 मंगलसूत्र बनता। मैं भी आपके सामने बैठकर बोल रहा होता, मेरे गले में एक मंगलसूत्र होता, दिखाई तो देता, कम से कम पता तो चलता कि मेरी संभावना भी समाप्त है, अब विवाहित हो। स्त्री को क्यों पहनाया आपने? अब स्त्री सवाल ही नहीं खड़ा करती। जिस स्त्री ने धर्म की सारी मान्यताओं को मान लिया, जिस धर्म के अंदर उसके लिए समानता का बर्ताव है ही नहीं, उसी संस्कृति के सारे नियमों को मानने लग गई, उस स्त्री के सशक्तिकरण की संभावना खत्म हो गई। ना उसमें आक्रोश है। अब उसी पिता से, जिस पिता से उसको सवाल करना है कि पिताजी आपने अपने बेटे को जमीन दी, मुझे क्यों नहीं दी, उस पिता से बेटी सवाल ही नहीं कर रही। दहेज वाली बात मैं कल समझा ही चुका हूं कि दहेज जो पिताजी देते हैं वो दामाद को देते हैं, बेटी को थोड़े देते हैं। 50 लाख 1 करोड़ रुपया जो गया वो दामाद के अकाउंट में गया, बेटी थोड़े उसको अपने मन से शादी के बाद खर्च करती है। संपत्ति मिली नहीं स्त्री को, स्त्री ने कहां सवाल खड़ा किया, भाई से कहां लड़ी? तो भाई उसका पिता, उसका भाई, ये सब भी तो शोषण कर रहे हैं। मंदिर में स्त्री को घुसने नहीं दे रहे हैं आप, सली सिंगनापुर में और सबरीमाला में सवाल खड़ा किया, उसको कहां खड़ा कर रही, आंदोलन कहां खड़ा कर रही? तो इसका मतलब स्त्रियों में ना आक्रोश है, ना स्त्रियों में अधिकारों की मांग की चाहत है। पुरुष देगा नहीं, आप लेंगी नहीं, तो आपका सशक्तिकरण काम नहीं करेगा। तब इस मनोविज्ञान वाली स्त्री को अगर हम पैतृक संपत्ति में अधिकार का कानून बनवा के दे भी दें, तो भी पढ़ी लिखी स्त्री के भीतर चूंकि अधिकार छीनने की चेतना नहीं है, वो इस दिए गए अधिकार को भी नहीं लेगी। इस कारण से पूरा सशक्तिकरण का प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है। अब देखिए, सशक्तिकरण का प्रोजेक्ट जो काम करेगा उसमें पहली जरूरत क्या होगी? पहली जरूरत होगी कि स्त्रियों को एक अंबेडकर चाहिए जो स्त्रियों के लिए एक नैरेटिव खड़ा करे, उनके शोषण की जगहों की पहचान करे और स्त्रियों में एक वर्गीय चेतना का निर्माण करके उनके भीतर आक्रोश पैदा करे। दूसरा, स्त्रियों की राजनीतिक रुचि का निर्माण हो। अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो बढ़िया, ना भी बने तो 48% स्त्रियां नेताओं से सवाल पूछना शुरू करें कि भाई, भारत की आज़ादी के 70 साल बाद आपने किसान के मुद्दे पे चुनाव लड़ लिया, विकास के मुद्दे पे लड़ लिया, दलित मुद्दे पे लड़ लिया, गरीबी हटाओ पे लड़ लिया, 48% मुसलमान, 48% स्त्रियों के मुद्दे पर आज तक कोई चुनाव क्यों नहीं हुआ? भारत में आज तक कोई चुनाव स्त्री के मुद्दे पर नहीं हुआ है। जब ये सवाल स्त्रियां पूछेंगी तब राजनीतिक दलों पर दबाव बनेगा। इसका मतलब है कि बिना राजनीतिक सशक्तिकरण के स्त्री सशक्तिकरण कंप्लीट कभी नहीं होगा। और स्त्रियों में राजनीतिक चेतना बनने के लिए पहले उनकी सांस्कृतिक चेतना को तोड़ना पड़ेगा। अगर वो इस्लामिक और हिंदू चेतना के साथ ग्रस्त हैं तो उनमें राजनीतिक चेतना का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन धर्मों के भीतर स्त्रियों की राजनीतिक बराबरी की संकल्पना शामिल नहीं है। इनके भीतर स्त्रियों का स्थान घर के भीतर है, राजनीति करने वाली जगहों पर नहीं है। अब अगर आप इसमें कहते हैं कि राजनीतिक सशक्तिकरण में हमने पंचायत में अधिकार दिया, तो वहां क्या हुआ? वहां तो पंचायतों को प्रधान चला रहे हैं, उनके पति चला रहे हैं, प्रधान का पति चला रहा है। तो जनाब, आप गलतफहमी का शिकार है। अगर जरा सोचिए कि दलित आंदोलन में दलितों को भी आपने पंचायती राज में सिर्फ आरक्षण दिया होता
दलित सांसद और विधायक ना भेजे होते तो जो 80 सांसद दलित बैठे हैं संसद में, इनमें से कोई एक भी पहुंच पाता संसद में? तो जब जब दलितों के आरक्षण का, दलितों के किसी एक बात का आंदोलन चलता, तो कोई संसद में उनकी बात उठाने वाला होता? पंचायत पुलिस पर दबाव डालती, पंचायत के अधीन प्रशासन है, संसद के अधीन है, मुख्यमंत्री के अधीन है, विधायक के ऊपर है। पंचायतों के पास ना तो कोई आर्थिक ताकत है, पंचायतों के पास ना तो संस्कृति बदलने की ताकत है। पंचायतें किसी मंदिर के भीतर कौन जाएगा इसको तय नहीं कर सकती। इसलिए सशक्तिकरण में आपको लड़ना संस्कृति से है, सशक्तिकरण में कानून बदलना है। अब आरक्षण आप दे रहे हैं पंचायत में, इससे कुछ भला नहीं होगा। 80 दलित सांसद, मैंने कहा था कि 80 दलित सांसद, जिस दिन दलितों के साथ कोई अन्याय होता है, पार्टी लाइन छोड़ के, ध्यान रखिएगा, पार्टी लाइन छोड़ के उदित राज पार्टी छोड़ देंगे, दलित आवाज नहीं सुनी जाएगी। पार्टी लाइन छोड़कर ऊना में दलित की घटना पर एक साथ संसद में आवाज उठाते हैं। 80 सांसद जब आवाज उठाते हैं और किसी भी पार्टी को लगता है कि दलित वोट बैंक हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो पार्टी जो हिंदू राजनीति करती है वो भी सुप्रीम कोर्ट के SC ST एक्ट में संशोधन को बदल देती है, क्योंकि 18% दलितों के वोट बैंक को खोने का रिस्क नहीं ले सकती। जिस दिन आप संसद में महिला आरक्षण कर देंगे, 250 महिला सांसद संसद पहुंच जाएंगी, उस दिन एक रेप होगा, संसद ठप पड़ जाएगी। पार्टी लाइन छोड़कर सारे सांसदों को उस महिला मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ेगी। रेप होने पर सरकार गिर सकती है। उस दिन पुलिस प्रशासन सबका मुख्य कार्य क्या बन जाएगा? महिला अपराधों को रोकना। जिले का कप्तान गायब हो जाएगा रातों रात, जिसके जिले में रेप हुआ होगा। डीएम बदल जाएगा, थानेदार अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएगा। जैसे दलितों के लिए आप जाति सूचक शब्द का प्रयोग आज नहीं कर सकते, जिस दिन 300-250 सांसद स्त्रियों के पहुंच गए संसद में, उस दिन आपकी गालियों का नेचर बदल जाएगा। आप गाली देंगे, जेल जाएंगे। उस दिन आप पाएंगे स्त्री सशक्तिकरण का जो प्रोजेक्ट है, ये इसका तो बिना राजनीतिक चेतना के ये संभव नहीं है। अब अगर आप इसमें भी कुछ लोगों ने, देखिए यहां पर आप पाएंगे कि जो अंबेडकरवादी पार्टियां हैं, सामाजिक न्याय करने वाली पार्टियां, सब ढोंग करती हैं। मायावती एक महिला है, लेकिन वो राजनीति दलितों की करती, इसलिए महिला की राजनीति नहीं करती। इसलिए आप पाएंगे कि मायावती सबरीमाला मंदिर पर कोई बयान देने के लिए नहीं खड़ी होती, आंदोलन छेड़ने की धमकी नहीं देती। सामाजिक न्याय की बात करने वाले, पिछड़ों की बात करने वाले आरजेडी, राजद, समाजवादी पार्टी यूपी की, आपने सुना कभी कि रेप पर इन्होंने जुलूस निकाल दिया? इसका मतलब ये सब अपने अपने वोट बैंक की राजनीति करने वाले दल हैं। इनका न्यायवाद से कोई लेना देना नहीं है। परिणाम स्वरूप ये कहते जरूर है कि हम न्याय के लिए खड़े हैं, समाजवाद के लिए खड़े हैं। ये न्याय नहीं, पिछड़ों के वोट बैंक के लिए खड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी ने बहुत बड़ा काम किया है दलित सशक्तिकरण का, लेकिन वो महिलाओं के लिए कभी खड़ी नहीं हो सकती। उसका वोट बैंक दलित है। इसलिए जब तक स्त्री राजनीतिक पहचान के साथ कोई समूह नहीं खड़ा होगा, जहां रेप होने के बाद पूरे जिलों में प्रदर्शन होने शुरू हो जाए, और इतने प्रदर्शन के बाद उस जिले के पुलिस और प्रशासन को ये लगे, ये समझ में आए कि अपराधी को रातों रात पकड़ के अगर जेल नहीं भेज देंगे, चाहे जितना रसूखदार हो क्यों ना हो, तो जिले की कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। तब आप पाएंगे पुलिस वालों का रवैया, प्रशासन का रवैया सब बदल जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल से राजनीतिक सशक्तिकरण सबसे ज्यादा जरूरी है। अब राजनीतिक सशक्तिकरण में भी एक बात समझिए, दलित सशक्तिकरण जब हो रहा था, तो अगर दलित समूह को, दलित समुदाय के भीतर बहुत सारी जातियां हैं, जाटव हैं, चमार हैं, खटिक हैं, धोबी हैं, बहुत सारी जातियां हैं। ये आंदोलन कब सफल होता? जब दलितों को हम अलग अलग छोटी छोटी जातियों में बांट कर ये आंदोलन चलाते। खटिक समाज, पासी समाज, निषाद समाज, जाटव समाज, या पूरे दलित समुदाय को जोड़ लेते। पूरे दलित समुदाय को जोड़ लेंगे तो 18-20% बन जाएंगे। तोड़ देंगे सब 3-3, 4-4% में बिखर जाएंगे। तोड़ देंगे तो जाटव और धोबी के बीच भी अस्पृश्यता में अंतर है। धोबी के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं होता, जाटव के साथ होता है। तब इनके मुद्दे अलग अलग हो जाएंगे।
इसलिए दलित आंदोलन को सफल बनाने के लिए क्या जरूरी था कि हम दलितों के भीतर मौजूद जातियों में विभाजन ना करें, उन सबको क्या करें, जोड़कर एक समूह बना दें। परिणाम स्वरूप उनकी ताकत बढ़ जाएगी और सशक्तिकरण में ये 18% 20% लोग जब लड़ेंगे अपने सामान्य अधिकारों के लिए, अपने बीच के भेद को भुलाकर, तब राजनीतिक दलों पर दबाव ज्यादा होगा। और जब बात स्त्री आरक्षण की होती तो आप क्या कहते हैं? तब दलित पार्टियां कहती हैं कि स्त्री में भी दलित और स्त्री को बांट के देखो, सवर्ण और दलित स्त्री को बांट के देखो। इसका मतलब 48% स्त्री को पहले 10% दलित में बांट दो, 20% पिछड़ा में बांट दो, 8% 10% सवर्ण में बांट दो, 7% मुसलमान बांट दो, तो आप क्या करेंगे? तब 7% मुस्लिम स्त्रियां मुस्लिम पार्टियों के साथ चली जाएंगी, 10% दलित स्त्रियां दलित पार्टियों के साथ चली जाएंगी, 20% पिछड़ी स्त्रियां पिछड़ी पार्टियों के साथ चली जाएंगी। तो जब ये पिछड़ी पार्टियों के साथ जाएंगी, जो पिछड़ी राजनीति करती हैं, तो पिछड़ी राजनीति वहां होगी कि स्त्री राजनीति होगी? जब स्त्री पिछड़ी पार्टियों के साथ जाएगी, पिछड़ों की राजनीति होगी, समाजवादी पार्टी के अनुसार काम करेगी, वो स्त्री मुद्दों पर काम नहीं करेगी। ठीक वैसे जैसे कांग्रेस पार्टी में भी दलित नेता होते थे आजादी के बाद, लेकिन वो दलित राजनीति नहीं करते थे, वो कांग्रेस पार्टी की नीतियों के भीतर रहकर राजनीति करते थे। वैसे अगर आप स्त्री आरक्षण को, राजनीतिक सशक्तिकरण को तोड़ देंगे तो ये स्त्री समुदाय सवर्ण दलित पिछड़ा में टूट जाएगा, तब स्त्रियों की ताकत कमजोर हो जाएगी। पहले स्त्रियों को एक समूह मानकर आरक्षण मिलना चाहिए, जिसमें उनकी पिछड़ा, स्त्री, दलित, पिछड़ा, सवर्ण, मुसलमान, इनके आधारों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। इससे इनकी ताकत, इनका समूह ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जब ज्यादा बड़ा समूह होगा, अपनी एक पहचान के साथ लड़ेगा, तब फिर मुसलमान स्त्री इस्लाम की बात नहीं सुनेगी, हिंदू स्त्री हिंदुइज्म की बात नहीं सुनेगी, पिछड़े स्त्री को पिछड़े जाति के नाम पर आप जातिवाद के भीतर नहीं घसीट पाएंगे, दलित स्त्री को दलित के नाम पर आप दलित के भीतर नहीं घसीट पाएंगे। वो पहले ही प्राथमिकता किसको देगी? अपनी स्त्री पहचान। अरे क्या दलित पुरुष स्त्री के साथ घरेलू हिंसा नहीं करता क्या? तो ये कहां सही बात है कि पिछड़े और दलित लोगों के घर में रहने वाली स्त्रियां सब अधिकार के साथ रह रही? स्त्रियों के साथ जो अन्याय अत्याचार होता है वो सवर्ण करते हैं, तो साथ साथ दलित भी करते हैं। तो ये साजिश है। यहां आप देखेंगे कि लालू प्रसाद का दल, मुलायम सिंह का दल, मायावती का दल, सब क्या है? ये न्याय करने के लिए नहीं बैठे हैं, ये स्त्री आंदोलन को सफल नहीं होने देना चाहते। परिणाम स्वरूप इन सब ने क्या किया? स्त्री आरक्षण के बिल को बार बार रोक दिया, क्योंकि अपनी दलित पॉलिटिक्स बचाना चाहते थे, ये अपनी पिछड़े पॉलिटिक्स बचाना चाहते थे। स्वतंत्र स्त्री विमर्श में इनकी कोई रुचि नहीं थी। ये आप वैसे भी देख सकते हैं, एक नेता पुराना पड़ता है, अनुभव आता है, तो उसका पद पार्टी के भीतर बढ़ता है। राबड़ी देवी को लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जब उनको एक दो बार मुख्यमंत्री बनने का अनुभव हो गया, तब उसके बाद जब उनका बेटा बड़ा हो गया तो बेटे को प्रमोट कर दिया, राबड़ी देवी को पीछे खींच लिया। इसका मतलब लालू प्रसाद यादव पिछड़ों की राजनीति जरूर करते हैं, लेकिन स्त्रियों के साथ उनका बर्ताव समतामूलक नहीं है। अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनने के बाद बेटे को उसके अधीन नहीं रखा, बेटे के अधीन अपनी पत्नी को रख दिया। समाजवादी नेताओं घर में देख लीजिए, सारे समाजवादी नेता जितने यूपी के हैं, सारे यादव अपनी बेटियों को प्रमोट करते हैं, सब बेटों को प्रमोट कर रहे हैं। इसका मतलब है ये सब पितृसत्तात्मक है। तो ये मत सोचिएगा कि पितृसत्ता दलितों में नहीं है, पिछड़ों में नहीं है। पितृसत्ता दलितों, पिछड़ों, सवर्णों में सब जगह है। इसलिए स्त्रियों की लड़ाई जब शुरुआत में पितृसत्ता के खिलाफ होगी, तो उसके लिए जरूरी है कि स्त्रियों को एक साथ लड़ने का मौका मिले। जब एक साथ लड़ेंगी, अपने सामान्य अधिकार पुरुषों से हासिल कर लेंगी, तब आगे चलने पर, जब ये आंदोलन 20-25 साल मजबूत हो जाएगा, चल जाएगा, तब आगे चलने पर कुछ दिन बाद ये अपने भीतर स्त्री के सवर्ण और दलित होने के आधार पर भेदभाव कर सकेंगे। ठीक वैसे जैसे अब दलित आंदोलन के टूटने का समय आ रहा है। अब आप पाएंगे मायावती का समय पूरा हो गया, क्योंकि मायावती ने दलित चेतना पैदा की, तो दलितों में तमाम नेता भी बने। अब वो सब अपना अपना स्पेस चाहते हैं, तो क्या करेंगे? अगले 10 साल में आप देखिएगा, दलित राजनीति के बजाय खटीक, पासी, निषाद, इन जातियों के नेता उभरेंगे, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने दलित पहचान के आधार पर अधिकार लिए, लेकिन अब उनमें नीचे जाएगा ये अधिकार।
तब ये एक किसी नेता के, किसी एक जाति के दलित नेता के अधीन राजनीति करना स्वीकार नहीं करेंगे, जैसा पिछड़ों में हुआ। पिछड़ों में यूपी की समाजवादी पार्टी के साथ यादव तो टिके रह गए, लेकिन सारी पिछड़ी जातियां उसके साथ नहीं है। लेकिन एक समय जब मुलायम सिंह ने राजनीति शुरू की थी तब बहुत सारी पिछड़ी जातियां उसके साथ थी। हर सशक्तिकरण की प्रक्रिया के साथ ये होता है, पहले एक बड़ा वर्ग बनाया जाता है, उस बड़े वर्ग में कुछ सामान्य अधिकार मांगे जाते हैं। वो सामान्य अधिकार जब मांगे जाते हैं तो उसमें कुछ जातियों को ज्यादा फायदा होगा, कुछ को कम होगा। फिर जब वो सामान्य अधिकार मिल जाते हैं तब उस वर्ग के भीतर टूटन शुरू होती है, और तब अलग अलग वर्ग भी ये देखना शुरू करते हैं कि हमारे वर्ग के भीतर भी कुछ जातियां ज्यादा अधिकार ले जा रही हैं, कुछ जातियां कम अधिकार ले जा रही हैं। तब उसके भीतर लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, और उस लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के कारण अलग अलग जातियां अपना अपना, अलग अलग समूह अपना अपना अधिकार मांगना शुरू करते हैं। स्त्री सशक्तिकरण के लिए भी यही तरीका अपनाया जाना चाहिए। आर्थिक सशक्तिकरण से कुछ नहीं होगा। आर्थिक सशक्तिकरण में जो स्त्रियां आज कमा रही हैं पैसा, मैंने कहा कि वो भी चिता में आग नहीं लगाती, लेकिन जिस दिन 250 सांसद स्त्रियों के हो जाएंगे संसद में, उस दिन चिता में आग लगाने का नियम एक दिन में बदल जाएगा। सबरीमाला मंदिर में स्त्रियां एक दिन में घुसने लगेंगी। आज दलित सशक्तिकरण के बाद आप किसी मंदिर में जाने से दलित को नहीं रोक पाते। इसमें सबसे बड़ी भूमिका राजनीतिक सशक्तिकरण की है। तो 250-300 सांसद जिस दिन हो गए, उस दिन न्यायपालिका से लेके पुलिस तक सब पर यह दबाव होगा कि अपनी भाषा संयमित बनाए। रेप की कोई महिला थाने जाएगी, उसके साथ दरोगा मिसबिहेव नहीं कर पाएगा, उसकी दरोगाई रातों रात चली जाएगी। तब ये जो दबाव पड़ेगा, इससे सब परिवर्तन होने शुरू होंगे। आर्थिक सशक्तिकरण से सिर्फ स्त्रियों को, अब सशक्तिकरण पर बहुत लंबा व्याख्यान हो सकता है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। आर्थिक सशक्तिकरण अपने आप में टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ये स्त्रियों को थोड़ी आजादी देता है कि अपनी रुचियां बना सकें, पुरुषों के ऊपर अपनी जरूरतों के लिए निर्भर ना हो। लेकिन एक कमाने वाली स्त्री भी सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, मंदिर में जाने की मांग नहीं करती, चिता में आग लगाने की मांग नहीं करती, सांस्कृतिक अधिकार नहीं मांग रही, केवल नौकरी कर रही। नौकरी करने से समाज सशक्त नहीं होता। अंबेडकर ने केवल दलितों के लिए यह कहा होता कि तुम नौकरी में घुस जाओ, तो समाज सशक्त ना होता। अंबेडकर खुद ही ICS बन गए होते, नौकरी कर लिए होते, बहुत पढ़े लिखे थे, अपने समय के सबसे पढ़े लिखे आदमी, दलित समाज सशक्त होता। सशक्तिकरण के लिए साहित्य चाहिए, सशक्तिकरण के लिए राजनीतिक चेतना चाहिए, सशक्तिकरण के लिए अधिकार की मांग चाहिए। ये सब केवल नौकरी करने से पैदा नहीं होती। इसलिए आर्थिक सशक्तिकरण पर्याप्त जरूरी है, पर्याप्त नहीं है। तो जो कौशल पाठक जी का सवाल था कि समानता नहीं आई है, समानता हमेशा वर्ग के भीतर एक समान रूप से वितरित नहीं होती। जब भी आप वर्ग बनाएंगे तो वर्ग में हमेशा लाभ, वर्ग में कुछ वर्ग को ज्यादा, कुछ लोगों को ज्यादा मिलेगा, कुछ को कम। पहले वर्ग को सामूहिक लाभ मिलता है, फिर वर्ग के भीतर जब अलग अलग समुदायों की अपनी चेतना विकसित होती, तब वो समुदाय अपने भीतर अधिकारों के समतामूलक वितरण की बात करते हैं, और फिर उनके वर्ग के भीतर भी अधिकारों के बांटे जाने की प्रक्रिया शुरू होती है। आज की इस चर्चा में जो बातें मैंने कही हैं, इन पर बहुत बहस की गुंजाइश है। जो बात मैंने कही इसमें बहुत स्पष्टीकरण की जरूरत है। कम समय में सारी बातों को बहुत सलीके से प्रस्तुत करना थोड़ा मुश्किल काम है, फिर भी मैंने कुछ बातें कोशिश की हैं कि आप तक पहुंचे। कल की चर्चा जो हम करेंगे वो एक भाग में रामचरितमानस से जितने सवाल आपने, रामायण सीरियल चल रहा है, बहुत सारे सवाल आपने भेजे, तो मैंने कहा था आप अलग से सवाल का एक सेगमेंट बना दीजिए उस पर। और दूसरी चर्चा 2 भाग में मैं करूंगा। एक भाग में गांधी और अंबेडकर पर चर्चा करूंगा, 14 तारीख है, गांधी और अंबेडकर पर, और एक भाग में रामचरितमानस से कुछ सवाल लूंगा। मेरा मानना है कि भारत में राजनीतिक दलों ने एक एक महापुरुष को हथिया के उनको वोट बैंक के लिए यूज कर लिया, इसलिए किसी भी महापुरुष की फैन फॉलोइंग एक जाति की राजनीति करने वाले दल से बाहर नहीं जा पा रही है। अंबेडकर हम सबके नेता हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अंबेडकर आज केवल दलित नेता बन के रह गए। विवेकानंद भी हम सबके नेता हैं, दुर्भाग्य से विवेकानंद की वामपंथियों में बाकी जगहों पर पहुंच नहीं, पकड़ नहीं, जो वामपंथी राजनीति करते हैं उन्होंने बाहर कर दिया। भगत सिंह को केवल वामपंथियों ने ले लिया, गांधी को दुर्भाग्य से पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया गया।
देखिए, मैं अम्बेडकरवादी मान लीजिए हूँ, मैं गांधी के विचार पसंद नहीं करता तो कोई बात नहीं, ना पसंद करूँ, लेकिन गांधी कहते क्या है बात मुझे पता तो चले। लेकिन गांधी की बात क्या है ये मुझे किसी अम्बेडकरवादी राजनीति करने वाली पॉलिटिकल पार्टी से नहीं सीखना चाहिए। ठीक वैसे जैसे धार्मिक राजनीति करने वाले किसी दल से मुझे अंबेडकर की राजनीति का आइडिया को नहीं लेना चाहिए। तो अगर हम ऐसा कर सके कि हर विचारक की समझ स्वतंत्र रूप से बनाए, राजनीतिक दलों के चश्मे से नहीं, तो भारत में बहुत हद तक जातीय तनाव को कम किया जा सकता है, सांप्रदायिक तनाव को भी कम किया जा सकता है। कल इसी बातचीत के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।